नमस्कार साथियों, मैं अंकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के यूट्यूब चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्टर एक्ट 1813 1813 का चार्टर अधिनियम, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसके विभिन्न प्रावधानों को कि किस प्रकार से इस अधिनियम के तहत जो विभिन्न प्रावधान आए ऐसे ही नहीं आए, उनके पीछे एक पुख्ता कारण काम कर रहा था, एक पृष्ठभूमि थी, एक आधार भूमि थी जिस पर इन प्रावधानों का निर्माण हुआ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उन आधारभूत कारणों को जिस कारण से 1853 के माफ कीजिएगा 1813 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों का निर्माण हुआ। इसके प्रावधान ये प्रावधान 1813 में ही क्यों आए, 1813 के ही चार्टर अधिनियम में क्यों आए, उसके पीछे जो जिम्मेदार कारण हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, आइए उनको देखते हैं। तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है वो है लॉर्ड वेलेजली। कौन है? लॉर्ड वेलेजली। देखिए साहब, क्या था कि ये जो लॉर्ड वेलेजली है ये भारत का गवर्नर जनरल रहा 1798 टू 1805, 7 साल तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। और इसके समय में कहा जाता है कि जितना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार इसके काल में जितना हुआ उतना किसी के काल में नहीं हुआ। तो ये बात सही है। क्या हुआ कि जो इसके पहले के जो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने हस्तक्षेपवादी नीति, ठीक है, अपना करके रखी थी ताकि शांति बनी रहे इस उपनिवेश में, इस कॉलोनी में, वहीं लॉर्ड वेलेजली के आते ही इसने उस शांति की नीति का त्याग कर दिया, उस हस्तक्षेप की नीति का त्याग कर दिया, और इसने जो नीति अपनाई वह थी विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति। और इस नीति के तहत उसने विभिन्न, देखिए, सहायक संधियों के माध्यम से, युद्धों के माध्यम से विभिन्न राज्यों को जीतकर भारत की सीमा में विभिन्न राज्यों को जीतकर इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सीमा का क्या किया? विस्तार किया। और इसका जो विस्तार था, इससे क्या हुआ कि इस समय कंपनी जो है, कंपनी का मूल उद्देश्य, मूल ध्येय जो था व्यापार करके लाभ कमाना, उधर कंपनी ध्यान न दे सकी और लगातार वो युद्धों में संलग्न रही, साम्राज्य विस्तार में संलग्न रही, जिसमें बहुत सारा धन खर्च हुआ। और एक बार फिर ये स्थिति उत्पन्न हो गई 1773 के जैसे ही कि इस बार पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट से उधार मांगना पड़ गया। और जब उधार मांगना पड़ गया तो इस चीज को लेकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में गजब की चिल्लम चिल्ली हुई, गजब की चिल्लम चिल्ली। बता रहे हैं, इसमें फिर आपको एक गुप्त समिति का गठन फिर से किया गया। उस गुप्त समिति ने अपना अध्ययन, जब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, तो उस रिपोर्ट में लिखा था कि अब समय आ गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए जाएं, क्योंकि वह अपने दायित्वों को निभा पाने में असफल है। देखिए, अब रिपोर्ट क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके व्यापारिक एकाधिकार भारत में छीन लिए जाएं। तो वास्तव में छीन लिए गए, लेकिन क्यों छीने गए? उसके पीछे एक कारण ये था, और इससे कई प्रावधानों का निर्माण हुआ है इस कारण से, जिस पे हम चर्चा करेंगे। इसी से देखिए, इस 1813 का एक प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें भारत में शिक्षा के विकास की बात की गई। शिक्षा के विकास की बात क्यों की गई? क्योंकि देखिए, अब चूंकि इस गुप्त कमेटी ने अपना जो सिफारिश दिया था जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में उसके व्यापारिक एकाधिकार को छीने जाने की बात की गई थी, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अगर उससे व्यापारिक अधिकार छीनते तो भारत में पूरा का पूरा कार्यभार किसके ऊपर आ जाता? ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता। और ब्रिटिश गवर्नमेंट अभी तुरंत इस उत्तरदायित्व को संभाल पाने में थोड़ी मुश्किलात उसको आ रही थी। तो उसने क्या किया कि भविष्य में इसकी तैयारी शुरू कर दी किससे? शिक्षा के विकास से।
वो जानती थी कि भारत में अगर आज हम शिक्षा के, ब्रिटिश शिक्षा के, हालांकि थोड़ा विवाद इसमें जरूर रहा, लेकिन शिक्षा के विकास में अगर पैसा खर्च करते हैं तो आने वाले समय में हमें पढ़े लिखे भारतीय कर्मचारी प्राप्त होंगे, एक ऐसे कर्मचारी प्राप्त होंगे जो इंग्लिश बोलेंगे, समझ सकेंगे, लिख सकेंगे, हमारे कार्यों में हमारा सहयोग कर सकेंगे और जिन्हें काम के बदले में हमें थोड़ा कम पैसा भी देना पड़ेगा। इसी समय एक चीज और हुआ, ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे और वहां पर चूंकि धर्म का बहुत बोलबाला है और ईसाई मिशनरीज जो हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत को एक उपयुक्त स्थान मानती थी, तो लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था धर्म के द्वारा, वहां के समाज के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा कि क्रिश्चियनिज्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत को खोला जाए। तो इस चुनावी दबाव को देखते हुए भी उस समय वहां की मिशनरीज की बात मान ली गई और इस प्रावधान में, उसको 1813 के प्रावधान में इस बात को शामिल किया गया कि अब ब्रिटेन की ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। तो आइए देखते हैं इसके जो भी प्रावधान निर्मित हुए पृष्ठभूमि के आधार पर, उन पर हम विचार डालते हैं। देखिए, पृष्ठभूमि आपको मालूम होनी चाहिए, तभी प्रावधान आपके जहन में रह सकते हैं, अन्यथा बार बार भूलेंगे। कभी इसके प्रावधान उस चार्टर में, उस चार्टर के प्रावधान इस चार्टर में डाल सकते हैं, तो पृष्ठभूमि पे जरूर ध्यान दें। तो देखिए, सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहला प्रावधान अभी क्या बताए, अभी बताए कि ब्रिटिश सरकार जो थी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, वहां की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो क्या चाहती थी कि अब कंपनी से उसके व्यापारिक एकाधिकार छीन लिए जाए, लेकिन इतने जल्दी छीनना नहीं है जब तक ब्रिटिश सरकार भारत में इस दायित्व को निभाने के काबिल ना हो जाए, अपनी व्यवस्थाएं वहां बना ना ले। तो इसके लिए क्या किया गया, सबसे पहले भारत पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ाया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन कंपनी के भारत पे जितने भी जो विशेष व्यापार के अधिकार थे उनको छीन लिया गया। केवल कंपनी के चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय के व्यापार छोड़कर अन्य क्षेत्र से व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखिए, 20 वर्ष के लिए व्यापारिक एकाधिकार इनको रिन्यू किया गया, इनके व्यापार के अधिकार को। लेकिन और क्या किया गया कि अब कंपनी जो है पूरा व्यापार जैसा चीन के साथ करती थी वो तो करती ही रहेगी, लेकिन भारत के साथ जो व्यापारिक दशा है उसको परिवर्तित कर दिया गया। अब भारत में चाय के व्यापार को छोड़ करके बाकी समस्त क्षेत्रों के व्यापार जो हैं, व्यापारों का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अन्य क्षेत्रों पर व्यापारिक एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती, छोड़कर केवल चाय के व्यापार को। केवल चाय का व्यापार ऐसा था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में 100% सुरक्षित रखा गया। बाकी समस्त क्षेत्रों, चाहे वो कॉटन का व्यापार हो, नील का व्यापार हो, तंबाकू का व्यापार हो, किसी भी क्षेत्र का व्यापार हो, शक्कर का व्यापार हो, सीरा का व्यापार हो, सारे व्यापार जो हैं अब क्या किए गए, ब्रिटेन के आम जनता के लिए भी खोल दिए गए। क्योंकि चुनाव आने वाले थे, दबाव बना हुआ था सरकार पर, सरकार ब्रिटिश जनता को खुश करना चाहती थी। तो क्या हुआ, भारत में ब्रिटेन की आम जनता को
आम जनता को भारत में निजी व्यापार का अधिकार। ठीक है, तो लेकिन यह है कि चाय के क्षेत्र में ये लोग व्यापार नहीं कर सकते थे, चाय का व्यापार आम जनता नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में ये अपने निजी व्यापार वहां के लोग आकर के कर सकते थे। ठीक है, इससे भारत का आर्थिक शोषण बहुत ज्यादा बढ़ा था। खैर, उसको अभी हम इस चार्टर की आलोचना में देख लेंगे। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज की संप्रभुता के अधीन कर दिया गया। मतलब भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी, अब किसके अधीन हो गई? वो ब्रिटेन के राजा के अधीन हो गई, ब्रिटेन के ताज के अधीन हो गई, उसकी संप्रभुता के अधीन हो गई। अब ब्रिटेन की जो संप्रभुता है वो मतलब भारत की जो संप्रभुता है वो ब्रिटेन का मैटर हो गया, वो ब्रिटिश राजा के सम्मान की बात हो गई। ठीक है, तो ये चीजें हुई। इसके साथ जो एक नियम लाया गया वो था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने व्यापारिक और राजस्व लेखा अलग अलग करने का प्रावधान। मतलब जहां अभी तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है अपना सारा का सारा अकाउंट्स, सारा का सारा लेखा जोखा जो है, व्यापारिक और राजस्व लेखा सब एक साथ वो रखा करती थी, अब वहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं, अब आपको अपने व्यापारिक जो कमर्शियल अकाउंट्स है वो अलग करने होंगे और जो अपने रेवेन्यू अकाउंट्स है वो अलग मेंटेन करने होंगे। तो इसके पीछे भी एक कारण था कि जितना भी यहां का फाइनेंशियल डेटा है वो बिल्कुल क्लैरिफाई, क्लासिफाई होकर के ब्रिटेन की सरकार को अब प्राप्त हो सके, ताकि उसके अनुरूप अपनी कार्य योजना बनाकर आने वाले समय में ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो भारत को अपने नियंत्रण में ले सके। ठीक है, तो यह एक महत्वपूर्ण था। साथ ही भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। क्या कहा गया? भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात यहां की जा रही है। तो भाई साहब देखो, आपको बताएं, यहां थोड़ा विवाद इस चीज को हो गया कि एजुकेशनल डेवलपमेंट की तो बात की गई और उसके लिए 1 लाख रुपीज पर ईयर एक्सपेंड करने की भी बात की गई, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि यह एजुकेशनल डेवलपमेंट, ऐसा जो शिक्षा का विकास है, उससे प्राच्य शिक्षा का विकास होगा या पाश्चात्य शिक्षा का विकास होगा। जो भारत का ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में ये 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे या वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के डेवलपमेंट में 1 लाख खर्च किए जाएंगे। तो इस विवाद के कारण ये विवाद काफी गरमाया था। अभी आगे पढ़ेंगे ये विवाद 1833 में। तो इस कारण ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट रुक गया और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तो आता रहा, लेकिन वो जमा होता रहा, खर्च करने की नौबत ही नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो मार्ग सुनिश्चित नहीं था, वो तरीका सुनिश्चित नहीं था कि किसके ऊपर 1 लाख रुपए खर्च करोगे। तो इस विवाद में ये फाइल दबी की दबी रह गई और 1 लाख रुपए आता रहा। ठीक है, ऐसा करके 1833 में 21 लाख रुपए जमा हो गए थे एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए। तो यह परिस्थिति बन गई थी। अब आपको बताएं कि इस कारण से भारत में यह प्रावधान जो है लागू नहीं हो सका, क्योंकि यह सुनिश्चित नहीं किया गया था, परिभाषित नहीं किया गया था कि शिक्षा के विकास से आशय क्या है। तो इसी के विकास के लिए आगे चल करके लॉर्ड मैकाले को, इसी प्रावधान के विवाद के निपटारे के लिए लॉर्ड मैकाले को जिम्मेदारी दी जाएगी 1833 में, जो कि विधि आयोग का सदस्य रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद ईसाई
मिशनरियों को भारत में प्रचार प्रसार का प्रावधान। मतलब 1813 का जो अधिनियम है वो ये प्रावधान भी करता है कि ब्रिटेन की जो ईसाई मिशनरियां हैं वो भारत आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, और 1813 से ही ये गतिविधि भारत में आरंभ हुई और इसके तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। किसके तहत? ये भी वहां की जनता को खुश करने के लिए ही किया गया था, ताकि चुनाव में सरकार का एक अच्छा स्वरूप जनता के सामने जाए, एक अच्छा रूप जनता के सामने जाए। ठीक है, तो कई प्रकार से भारत के प्रावधान में दो चीजें तो ऐसी हैं जो वहां के इससे प्रभावित थी, आपकी चुनावी वातावरण से प्रभावित थी। एक था वहां की आम जनता को भारत में व्यापार के, निजी व्यापार के विशेषाधिकार देना, और दूसरा था ईसाई मिशनरियों को क्या करना, भारत में प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता प्रदान करना। तो ये दो चीजें थी। देखिए, तो हर फैक्टर्स के लिए यहां पर देखा जा रहा है कि एक आवश्यक पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ था। इधर से आपको जितना दिख रहा है, चाहे वो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ाना या उसके चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को सुरक्षित रखना, लेकिन भारत में केवल चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी क्षेत्र के व्यापारिक विशेषाधिकार चीन से छीन करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लेना, साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज की संप्रभुता के अधीन कर देना, या इनके व्यापारिक और राजस्व अकाउंट्स जो थे, इनके कमर्शियल एंड रेवेन्यू अकाउंट्स को अलग अलग रखने की बात की जाए, या भारत में शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाए। ये सारी चीजें अगर आप देखोगे भाई साहब, तो आपको दिखाई देगा कि वो कहीं ना कहीं भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा निर्मित पृष्ठभूमि से संबंधित है, जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, चलिए खैर, अब पढ़ते हैं इनकी आलोचना। ठीक है, अब क्या देखें, इनकी हम आलोचना देखते हैं। तो